हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है और आपको अपनी तैयारी को जांचना है कि मेरी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है, तो आज का जो ये मिक्स टेस्ट है आपकी तैयारी को पता करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? तो इस मिक्स टेस्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस 30 ऑब्जेक्टिव में से अगर आपका 25 ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है या 25 से ज्यादा सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए। अगर 30 में से अगर आपका 20 सही होता है या 20 से कम सही होते हैं आपका क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो मिक्स टेस्ट से पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो क्लास को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिए। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट लगाइए। ठीक है ना, फटाफट यहां पे हम आपका टेस्ट लगवाते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए ताकि क्लास का लिंक आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप नंबर है 87 97 97 2700। ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए अब हम यहां पे क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लगाते हैं यहां पे पहला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। यहां पे आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है ना, यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले ही आप लोग सोच लीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है मेरे बताने से पहले। ठीक है, और देखते चलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं। और यहां पे ये भी पूछ देता है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है आपको याद रखना है, साइन आई बट्टा यहां पे साइन आर होता है। इसे आपको याद रखना है। ये स्नेल के नियम का क्या है? गणितीय रूप है। इसे भी साथ में आपको याद रखना है। साथ में ये भी पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच में काम करता है। जो हमारा पीएच है वो कितने कितने, हमारे शरीर का जो पीएच है वो कितने कितने के बीच में काम करता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। बी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% बिल्कुल से हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन पूछता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जो रक्त होता है नहीं जो खून होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यानी आपको बताना है कि प्राणी जो होते हैं जैसे मनुष्य हो गए, जितने भी जीवधारी हैं प्राणी है, जैसे यहां पे डॉग हो गए, कैट हो गई, ठीक है ना, जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो आपको याद रखना है जितने भी प्राणी है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो, उनके शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो आपको याद रखना है उनके शरीर में 65% जल होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। यहां पे आपको बताना है कि आवर्धन का यहां पे फॉर्मूला क्या होता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और m बराबर पूछ रहा है क्या होगा आवर्धन का इसमें फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है v बट्टा u। v क्या है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u क्या है तो यहां पे वस्तु की ऊंचाई है। इसे आपको याद रखना। और आवर्धन का जो परिभाषा होता है ये वही होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, इसमें मात्रक होता ही नहीं, इसीलिए इसे मात्रक विहीन बोला जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। और यहां पे आवर्धन का m का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर v बटा u। v क्या है इसमें तो आपको याद रखना है वस्तु की ऊंचाई, और u क्या है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसे आपको याद रखना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। अब यहां पर आपको बताना है किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, इसे ही स्नेल का नियम बोलते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सो जाएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है,
है, इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? अब इसमें से आपको बताना है भाई प्रबल अम्ल यानी मजबूत अम्ल कौन सा है इसमें। तो आपको याद रखना है H2SO4। ये जो H2SO4 है ये बैटरी वाला अम्ल है जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये भी प्रबल अम्ल है। इसको कहां पे डालते हैं? तो बैटरी में डालते हैं। दूसरा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कहां पे होता है? हमारे पेट में होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ठीक है ना। HNO3 ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, और ये भी क्या है बाबू? प्रबल अम्ल है। तो ये तीन प्रबल अम्ल है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्रयोग बैटरी में होता है। HCl ये कहां होता है? तो हमारे पेट में होता है, ठीक है ना, हमारे पेट में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 यानी जो नाइट्रिक अम्ल है ये भी क्या है? तो आपको याद रखना है ये भी स्ट्रॉन्ग अम्ल है। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग अम्ल है, प्रबल अम्ल है, इसका नाम आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला अब यहां पे देखिए साइंस से क्वेश्चन हो गया, अब सोशल साइंस से क्वेश्चन आएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? एकदम VVI क्वेश्चन की, जो देश के बांध है उसको किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? गुजरात में है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपको याद रखना है, इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो सिंह पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। सिंह का मतलब होता है शेर, ठीक है ना। तो जो शेर है ना वो कहां पे पाए जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा? तो यही गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे है? गुजरात में है। सुंदरवन कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे? तो वो भी पश्चिम बंगाल में है, इसे आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, जिसे संस्कृत में मयूर भी बोला जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है, मोर देगा नहीं तो मयूर देगा, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है, मोर यानी मयूर, इसे आपको याद रखना है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, यानी बंगाल टाइगर है, इसे आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे है? यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये कहां पे है? तो ये आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। ये फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? नहीं, हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी यानी अपने सामानों को बेचने वाले को व्यापारी बोलते हैं। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली लोग थे, इसे आपको याद रखना है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही थे, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। अगर हिंद चीन में देखिए, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में अगर कोई फ्रांसीसी लोग बस रहा है तो उसे क्या बोला जाता था? कोलोन बोला जाता था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या बोला जाता था? कोलोन, ठीक है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? जो फ्रांसीसी लोग बसते थे उन्हें कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे गणित से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान यानी सबसे कम मान कितना होता है? तो प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है, पढ़ाए है ना। और सबसे अधिकतम मान प्रायिकता के कितना होता है? 1 होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है कि प्रायिकता का एकदम न्यूनतम सबसे कम मान कितना होता है? 0। अब प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई घटना पी का मतलब निश्चित घटना, पी नॉट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित घटना का मान क्या होता है? तो ये फॉर्मूला ही होता है पीई और प्लस यहाँ पे पी नॉट, ठीक है ना। ये क्या होता है? निश्चित घटना और अनिश्चित घटना दोनों का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है प्रायिकता के, पी प्लस पी नॉट बराबर कितना होता है? 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। वही पूछ रहा है इसका मान क्या होगा? पीई प्लस पी ई नॉट का यहाँ पे मान पूछ रहा है क्या होगा? तो इसका मान कितना होता है? फॉर्मूला ही होता है 1 के बराबर। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया तो इस गेंद का उजला होने की क्या प्रायिकता? अब यहां पे देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बिल्कुल इजी तरीका से। एक थैला है, सबसे पहले एगो हम थैला बना देते हैं। चलिए थैला है, इसमें 6 गो काला गेंद है, ठीक है ना।
6 गो यहाँ पे काला गेंद है, लिख दिए 6 गो काला गेंद है, ठीक है। 8 गो उजला गेंद है, इसमें इसमें क्या है, 8 गो यहाँ पे उजला गेंद है, ठीक है। 8 गो उजला गेंद है इस थैले में। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है तो इस गेंद का उजला होने की प्रायिकता क्या होगा? किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? उजला होने का, काला होने का तो नहीं ना पूछ रहा है, तो काला वाला को हम लोग हटा देंगे। हम लोग क्या पूछ रहा है, ये उजला होने की प्रायिकता क्या होगा? तो उजला होने की प्रायिकता देखिए, उजला गेंद कितना है, 8 गो गेंद है। यानी उसके कहने का मतलब कि अगर हम इस थैले में टोटल गेंद कितना है, तो इस थैले में टोटल 8 6 14 गो गेंद है, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, उसमें हाथ लगा के एक बॉल निकाल रहा है, एक गेंद निकाला, बोल रहे इसका उजला होने का प्रायिकता, यानी उजला गेंद निकला, काला तो निकला नहीं, तो काला आप लोग छांट दीजिए। उजला गेंद कई गो है, इसमें 8 गो है। अब 8 गो गेंद में से कौन ऐसा उजला गेंद निकलेगा, क्या आपको पता है? नहीं ना पता है कि 8 गो उजला गेंद में से कौन सा गेंद एगो निकलेगा। पता रहता तो लिख देते, लेकिन 8 गो उजला गेंद है, उसमें से बोल रहे एगो निकाला, एगो उजला आ रहा है, तो कौन सा 8 गो में से वो कौन सा उजला है, नहीं पता है। तो जब नहीं पता होता है तो टोटल हम लोग लेते हैं, तो टोटल यहाँ पे 8 गो उजला गेंद है तो 8 गो लेंगे, और इस बॉक्स में टोटल इस थैले में कितना गेंद है, तो 8 6 14 गो है, तो उसको नीचे लिखेंगे। अब कटा देंगे, 2 से 2 चौका 8 और 2 सते 14, यानी 4/7 क्या हो जाएगा, इसका प्रायिकता हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 100% आपको समझ में आ गया होगा। बोल रहा है बॉक्स में या थैले में 6 गो काला गेंद है, 8 गो उजला गेंद, अब उसमें से एगो गेंद निकाला जा रहा है, तो एगो गेंद बोल रहा है उजला होने की प्रायिकता, यानी उसको बोल रहा है कि ये उजला होना चाहिए। तो 8 गो में से कौन, 8 गो तो उजला है, उसमें से कौन एगो गेंद निकलेगा, 8 गो में से उजला गेंद, आपको पता है? नहीं ना पता है। जब कंफ्यूजन रहता है तो पूरा पूरा ले लेते हैं, तो ये 8 गो हमारा पूरा हो गया उजला। अब इसमें से कौन निकलेगा नहीं पता है, तो टोटल 8 गो ले लेंगे। इस थैले में कितना गेंद है उसको नीचे लिखना पड़ता है, तो थैले में 8 से 14 गेंद है, 14 नीचे लिख देंगे। कटाएंगे, 7/14 आ जाए, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोट स्क्वायर, यहाँ पे 22 डिग्री है ना जी। 9 कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 का क्या होगा? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, 9 कोसेक स्क्वायर यहाँ पे 22 डिग्री, 22 डिग्री, अब माइनस यहाँ पे है 9, यहाँ पे है कॉट स्क्वायर यहाँ पे 22 डिग्री, अब प्लस 1। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो आपको समझ लेना है कि कॉमन लेके ही बनेगा। ऐसा होता है ना, 9 9 वाला, 8 8 वाला दोनों में रहता है, तो दोनों में से क्या कर लीजिए, 9 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 यहां से कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, अब माइनस यहां से भी 9 बाहर निकाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर यहाँ पे 22 डिग्री, ठीक है ना। इन दोनों में से ही निकालना है कॉमन, प्लस 1 है उसको वैसे ही छोड़ देना है। अब यहां पे आप लोग बिल्कुल देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। देखिए दोनों थीटा बराबर है, यहां भी 22 डिग्री है, यहां भी 22 डिग्री, थीटा बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, बराबर है। अब ये फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस 1, 9 है, ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, ब्रैकेट टूटा, गुणा का चिन्ह 1, अब प्लस 1। अब देखिए 9 एकम कितना होगा, 9 और प्लस 1, 9 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। फॉर्मूला जब आपको याद रहेगा तो 100% बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर होना चाहिए, 22 डिग्री यहाँ भी है, 22 डिग्री यहाँ भी बराबर है बिल्कुल। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला ये देखिए, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, जैसे ये कट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये भी कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 37 डिग्री का मान नहीं होता, 53 डिग्री का मान नहीं होता है, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़े 90 आ गया, इन दोनों को भी जोड़िएगा 90 आएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसका भी कट के मान 1 हो जाता है, इसका भी कट के मान 1 हो जाता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो हमसे पढ़िएगा, तो 100% हम आपको ये पढ़ाए भी हैं। तो इस कट के कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा,
प्लस है तो प्लस ये भी कट के कितना, ये पूरा कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान है 1 होता है तो इसका मान 1, इसका मान यहाँ पे 1, बीच में प्लस है तो लिख दिए प्लस, 1 का 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री का मान। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, साइन यहाँ पे 38 डिग्री, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे कॉस यहाँ पे 52 डिग्री दिया गया। बोल रहे इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए इन दोनों 38 डिग्री का मान नहीं होता, अगर होता तो रख देते, 52 डिग्री का होता तो रख देते, नहीं होता, इन दोनों को जोड़िएगा 90 आएगा। अब दोनों में से किसी एक को आपको कोण को चेंज करना है, तो हम पहले वाले को यहां पे चेंज करते। देखिए ये साइन है, लिख देंगे 90 में से क्या घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, तो आपको याद रखना है 52। 90 डिग्री में से अगर हम 52 घटाएंगे ना, देखिए 90 में से अगर हम 52 घटा देते हैं, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, देख रहे हैं 38 आ गया ना। तो 38 को हमको चेंज करना है, कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटेगा 38 आ जाएगा, चेंज हो गया हमारा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना है, जो दूसरा वाला है उसको आपको चेंज नहीं करना, बस एक एक को चेंज करना। अब देखिए फॉर्मूला हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है बाबू, अपना थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। थीटा कितना है 52 डिग्री, यहां पे लिख दिए 52 डिग्री, माइनस है तो माइनस, फिर यहां भी है कॉस अपना यहां पे 52 डिग्री। अब देखिए कॉस 52 डिग्री में से कॉस 52 डिग्री घट जाएगा 0, जैसे एक में से एक घट जाता है 0, वैसे ही कॉस 52 डिग्री में से कॉस 52 डिग्री घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 100% यहां पे 0 आंसर होगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में, तो ये अब आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में, ढहते विश्वास कहानी में, ठीक है ना। और ढहते विश्वास कहानी कहां की कहानी है, उड़ीसा की कहानी है। ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा है, तो सतकौड़ी होता लिखा है, लिखे हैं। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य नायिका कौन है, तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो मदन जो था बाबू वो कासू का कितना दांत तोड़ दिया था, 2 दांत तोड़ दिया था। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स जो था आपको याद रखना है ये भारत का गवर्नर जनरल था, और आपको याद रखना है इसे ही 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। कितने, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, कहां से, तो बनारस के पास से, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि था, यानी पूरे देश में फैला हुआ था, तो नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि था, पूरे देश में लिखा जाता था, तो आपको याद रखना है 8वीं से 11वीं सदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, 8वीं से 11वीं सदी में जो नागरी लिपि था ये एक सर्वदेशिक लिपि था, इसे आपको याद रखना है। सच्चा भारत कहां बसता है, यानी अगर आपको सच्चा भारत देखना है तो आपको कहां दिखाई देगा, सच्चा भारत कहां बसता है, तो आपको याद रखना है कि जो सच्चा भारत है ये गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में किसके किसके बीच का संवाद है, तो एक वृक्ष की हत्या क्या है, कविता है, और इसमें किसके किसके बीच का संवाद, संवाद यानी बातचीत, यानी एक वृक्ष की हत्या कविता में कौन कौन बात किया है, तो पेड़ क्या करता है, चिल्ला के पूछता है, ललकार के कौन, तो कवि क्या जवाब देता है, दोस्त। तो ये किसके किसके बीच का बात है, तो कवि और वृक्ष के बीच में का संवाद है, बातचीत है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके किसके बीच का संवाद है, नहीं संवाद का मतलब होता है बातचीत, तो आपको याद रखना है वृक्ष और कवि के बीच का है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, अब यहां पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, तो आपको याद रखना है आत्मा। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान रहता है, और जो आत्मा है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, छोटा से भी छोटा है, ठीक है ना। और जो आत्मा है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहता है, और आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, यानी जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ते थे, तो आपको याद रखना है कि जो कर्ण थे ये यहाँ पे कौरव, ठीक है ना, कौरव के तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद रखना है। और जो कर्ण थे ये अंग प्रदेश के राजा थे, और जो कर्ण थे इनके पास जन्म से ही कौच और कुंडल था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो आलसशाला में आग कब लगाया गया, जब सब लोग सो रहे थे, जब सब सो रहे थे तब आग लगा दिया गया, और आग लगने पर जितने बनावटी आलसी थे वो भाग गए, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह गए। तो पूछता है वास्तविक आलसी कितने थे, यानी जो सच में आलसी कितने थे, तो 4 थे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है।
पथिक कहां फंस गया। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पथिक है, पथिक कौन है बाबू? तो जो रास्ते में जा रहा था तो बाघ बोल रहा है कि ये सोने का कंगन ले लो, तो पथिक क्या करता है? सोने का कंगन लेने के लिए राजी हो जाता है। तो बाघ बोलता है जाओ पहले तालाब में स्नान करके आओ। जाता है तालाब में स्नान करने के लिए, तो कीचड़ में फंस जाता है। तो पथिक कहां फंस गया? तो आपको याद रखना है कीचड़ में, ठीक है ना। तालाब में जो कीचड़ था उसमें फंस गया, दलदल में फंस गया, फिर बाघ उसे आराम से मार के खा गया। अंतिम यहां पे जो क्वेश्चन है, यहां पे 30 नंबर, विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली विशालाक्षी जी से बोला जाता है, बड़ी बड़ी नैनों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो विशालाक्षी कौन है? तो आपको याद रखना है सीता जी हैं, ठीक है ना। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। विशाल नेत्रों वाली कौन है, बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन है? तो सीता जी है, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर चुके हैं। मिक्स जो टेस्ट है हम लोगों का हो चुका। अब एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में आप लोग खुला है कमेंट बॉक्स, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे 100% सबका कमेंट हम चेक करेंगे, ठीक है, कि कितना कितना आपका सही हुआ। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ। और जिनका भी 20 से कम सही होता है बाबू, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो और ज्यादा आप लोग तैयारी करो, ठीक है ना। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आज क्लास हमसे भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपका तैयारी करवा देंगे। और जिनका भी 25 से ऊपर सही हो रहा है बाबू, और मन लगा के आप लोग भी पढ़ो कि टॉपर बन जाओ, ठीक है ना। तैयारी तो अच्छी चल रही है, आप लोग टॉपर बन जाओ। चलिए यही बोलेंगे कि आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख दीजिए ताकि हम उसे देख सके। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।